श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हमारा 3 दिन से लगातार एक प्रकरण चल रहा है, व्रत पर्वों में संशोधन। अब हमारे एक विद्वान हैं जिनने प्रस्तुत किया है कि व्रत पर्व को एक एक महीना पहले बढ़ा लो। ऐसे ही इनने एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट जो कि भारत सरकार के द्वारा उसको बनाया गया था, भारत के पंचांगकर्ताओं को बुलाकर बिठाया और उनने जो निर्णय लिया था उसके अनुसार इस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी। तो देखिए, उनने किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया इसके संबंध में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, परंतु जिस प्रकार से हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है उस प्रकार से उनने महीनों का निर्धारण किया। तो एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं नेपाल के, आदरणीय बलराम श्रेष्ठ साहब, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जा रहे हैं व्रत पर्वों में। और उन्होंने अपनी मेल आईडी भी पर्व सुधार समिति के नाम से बना रखी है। पर्व सुधार समिति बनी हुई है नेपाल में। वो उनने कहीं से बड़ी रकम लेके जो है हमारे सनातन धर्म के व्रत पर्वों को गड़बड़ करने का ठेका ले रखा है, ताकि हम इन सनातन धर्म के व्रत पर्वों को ही गड़बड़ कर दें, ताकि लोगों का इनसे विश्वास उठ जाए। कि कोई कहता है कि 1 महीने पहले मनाओ, कोई कहता है 1 महीने बाद मनाओ। सारी ये ज्योतिषी विभिन्न प्रकार के प्रोपोगंडा करते हैं। ऐसे करके लोगों का विश्वास उठ जाए, ताकि फिर हम सभी मिलके या तो क्रिश्चियन बन जाएं या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें। ऐसा इनका प्रोपोगंडा चल रहा है। शायद, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि हम जो सदियों से जो व्रत पर्व चले आ रहे हैं उनमें हम छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम क्यों चाहते हैं कि वो छेड़छाड़ करें। जिनको सारी धर्मप्राण जनता बड़े प्रेम से मना रही है, अब हम उनको डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग कह दें कि हिंदू धर्म में तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है और हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो, उनमें उस समय मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया था और उसमें निर्णय लिया गया, जो कि ठीक है उनने किस परिस्थिति में लिया, परंतु 23.25 अयनांश 23 अंश 15 कला अयनांश को आधार मानकर सायन सूर्य बनाया गया और सायन सूर्य बनाकर चैत्रादि महीनों का निर्धारण किया गया। देखिए, जब 21 और 22 मार्च को सायन सूर्य 23-15 था, उस समय उन्होंने चैत्र महीने की 1 तारीख लगाई। अगर 21 साधारण वर्ष है तो 21 मार्च से, और अगर अधिका है मतलब फरवरी 29 दिन की है तो 22 मार्च से चैत्र महीना चलेगा और 1 से लगाकर जितनी भी तारीख आ जाए 20 अप्रैल तक उतनी तारीखें लगातार चलेगी। तो चैत्र महीने का 1 से लगाकर 30 या 31 तारीख, वैशाख महीना 21 अप्रैल से चलेगा जो 21 मई तक चलेगा, उसमें लगातार 1 से लगाकर 30-31 तारीख तक, ऐसे इनका निर्धारण किया गया। 22 मई से ज्येष्ठ, 22 जून से आषाढ़, 23 जुलाई से श्रावण, 23 अगस्त से भाद्रपद, 23 सितंबर से आश्विन, 23 अक्टूबर से कार्तिक, 22 नवंबर से मार्गशीर्ष, 22 दिसंबर से पोष, 21 जनवरी से माघ और 20 फरवरी से फाल्गुन का निर्धारण किया गया था उनके द्वारा। अब देखिए, अब अयनांश हमारा 24.25 हो गया, तो सायन सूर्य 21-22 की जगह 22-23 को हो चुका है। तो फिर हम क्या इसको एक दिन आगे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। उनने ये निर्धारित कर दिया कि इससे आपको मानना है। अब मान लो अयनांश आप कहते हैं कि वो तो पूरा 360 डिग्री घूमेंगे, तो जिस दिन
अयनांश आपके हो जाएंगे लगभग 46 अंश। तो 46 अंश हो जाएंगे उस दिन, तो 23 दिन का इसमें भी स्थूलता आ जाएगी। और अभी भी एक दिन की गड़बड़ी आ रही है, उसका क्या करेंगे? तो जो उनके द्वारा फोटोकॉपी डालकर मुझे बताया गया, ग्रुप में डाला गया, तो उसका जवाब ये है कि ये सर्वथा शुद्ध नहीं है। अब जैसे चैत्र की 1 तारीख चली, तो क्या चैत्र की 1 तारीख तो 2 तारीख को चंद्रोदय होगा? नहीं होगा। या इसको कृष्ण पक्ष की मान लेते हैं, जैसे 1 तारीख चली, वो कृष्ण पक्ष की एकम हो गई, तो 16 तारीख हुई, वो शुक्ल पक्ष की एकम हो गई, तो क्या 17 तारीख को चंद्र दर्शन होगा? अगर चंद्र दर्शन नहीं होगा तो फिर हमें ऐसी तारीखें चलाने से क्या लाभ है? चंद्र दर्शन होगा ही नहीं। इसको कहते हैं हम भारतीय तारीख या राष्ट्रीय तारीख कहते हैं, राष्ट्रीय तारीख या राष्ट्रीय मास कहते हैं इनको इस नामों से पुकारा जाता है। पंचांग में कोई भारतीय से देता है, कोई राष्ट्रीय से देता है। तो पर इन तारीखों से न तो कोई व्रत आता है, न कोई पर्व आता है, न कोई त्योहार आता है, न कोई 26 जनवरी को मनाया जाता है, न कोई 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें कोई भी त्योहार नहीं आता है। इन तारीखों को आपने चला तो दिया, पर इसका किसी भी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, ये व्यर्थ की है। आप इन तारीखों को देखकर बताएं कि आपने किस व्रत पर्व का निर्धारण इससे किया। क्या आपकी 15वीं तारीख को अमावस्या पड़ेगी? अमावस्या पड़ी तो उस दिन चंद्र का दर्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आप 15 तारीख को पूर्णिमा कहते हैं, तो क्या पूरी रात चंद्र उदित रहेगा? अगर नहीं, तो फिर इन तारीखों को मनाने से क्या मतलब निकलता है, क्या अर्थ निकलता है? ये निरर्थक है। अब उनने इसको मान लिया, पर क्या उससे हमने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ को बदल दिया? नहीं बदला। हाँ, मान लेते हैं कि इनको मान लेते हैं, आप भी मान लो, परंतु जिस दिन 21 मार्च को मान लो चैत्र की 1 तारीख लगी, चैत्र 1 तारीख लगी, उस दिन मान लो हमारी गणित से कृष्ण पक्ष की पंचमी आ रही है, तो मैं उसको कृष्ण पक्ष की पंचमी मानूं या चैत्र की प्रतिपदा मानूं? क्या मानूं? अब आप कह देंगे नहीं, उसको प्रतिपदा मान लो। तो फिर क्या चंद्र उस समय से उदित होगा? भारतीय शास्त्र मूर्खों के द्वारा नहीं लिखे गए, वैज्ञानिक और विद्वानों के द्वारा लिखे गए। वे उस समय के वैज्ञानिक थे और विद्वान थे, जिनने एक एक चीज को कसौटी पर कसा, खरा उतारा, उसके बाद शास्त्र में लिखा। ऐसे खेल खेल में नहीं लिख दिया गया। अंग्रेजी तारीख को यदि हम देखें तो उसकी उत्पत्ति और उसके ऊपर व्रत पर्व को मनाना, इसका कहीं कोई महत्व नजर नहीं आता है। इसी प्रकार इनका कोई महत्व नजर नहीं आता है। आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी को चंद्र दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं कह सकते, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सूर्यास्त से पहले समाप्त हो रही है तो उस दिन चंद्र दर्शन होगा, और यदि वो सूर्यास्त के बाद समाप्त हो रही है तो चंद्र दर्शन द्वितीया को होगा। ये हमारी वैज्ञानिकता है। अब आप कहते हैं कि इस आधार पर उनको भी आप ऋतुओं को मना लो, वैशाख ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु मना लो। अब 21 अप्रैल से 22 मई में वैशाख ज्येष्ठ रहेगा, तो 21 अप्रैल महीने में देखें तो सुबह और शाम ठंड रहती है, धीमी धीमी ठंड, मीठी ठंड रहती है, और जो तेज गर्मी गिरती है वो मई जून में ही गिरती है। तो आप ये मान लें कि मई और जून दोनों ग्रीष्म ऋतु हमारे गणित से जो आती है, हमारे हिंदी वैशाख ज्येष्ठ से जो आती है, वो सर्वथा शुद्ध और सही है।
इस प्रकार का सेटिंग सही नहीं है। अब आप कहेंगे कि भारत सरकार ने इसका प्रस्ताव पारित किया था, बिल्कुल पारित किया था, परंतु जो लोग इस कमेटी में थे उनने भी इस प्रकार की व्यवस्था को अपने पंचांग में लागू नहीं किया। वे भी अपने पंचांग में उस व्यवस्था को ही लेकर चल रहे हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष और उसकी प्रतिपदा या द्वितीया को ही चंद्र दर्शन लिख रहे हैं, न कि इस प्रकार से आने वाली प्रतिपदा द्वितीया को चंद्र दर्शन लिख रहे हैं। तो हमारे भारतीय शास्त्रों के साथ छेड़खानी करके आप अपना मत स्थापित नहीं कर सकते, कुछ भी मत स्थापित नहीं करते। वो वैज्ञानिक लोगों के द्वारा मत स्थापित किए गए हैं जिसमें सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष साक्षी हैं। चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, चंद्र और अर्क मतलब सूर्य जहां पर प्रत्यक्ष साक्षी हैं, वहां पर आप कुछ भी संशोधन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारे हिसाब से जो ऋतुएं आ रही है वो अपनी दृष्टि से सही है, वो हम ऋतु लिखते हैं, वहीं पर गर्मी गिरती है। आप पंचांग उठाकर देखें कि जहां ग्रीष्म ऋतु लिखी है वहां गर्मी है ही है, और वर्षा ऋतु लिखी है वहां वर्षा होती है। तो फिर आपको इसमें संशोधन करने की कहाँ आवश्यकता है? और इसमें विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें, उक्त बड़े विद्वान साहब का पूरा विस्तृत ब्यौरा मैंने 2 वीडियो में और बताया है। तो आप मेरे उन दोनों वीडियो को भी देखकर निर्णय कर सकते हैं। और चूंकि इनने एक लग्न सारणी भी बनाई है अपनी इच्छा से, जो चाहे वो 5 जने बैठ के निर्णय ले लें, वैसे सूर्य चंद्र भी उदय होने लग जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। पूरी पृथ्वी के सभी लोग मिलकर ये निर्णय ले लें कि कल सूर्योदय 8 बजे होगा, तो सूर्योदय आपकी बात नहीं रखेगा, उसको जब उदय होना है वो उसी समय उदय होगा। इसी को कहते हैं सत्यता। सत्यता के प्रत्यक्ष साक्षी आकाशीय पिंड हैं। बाकी तो हम किसी भी लालच में आके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कहीं से मोटी राशि मिल गई तो हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको पहले इन सूर्य चंद्र को प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा, इन पर विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, इनने जो एक लग्न स्पष्ट सारणी या लग्न साधक सारणी का निर्माण किया है, उससे मैं अगले वीडियो में लग्न साधन कर बताऊंगा कि कितना अशुद्ध लग्न स्पष्ट उससे आता है और ये किस प्रकार से गुमराह हो रही है जनता। तो मैं उस पंचांग का उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पूर्व में इनने 2-3 बार लग्न सारणियों को ग्रुप में डाला है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अशुद्ध हैं ये, परंतु ये लगातार मेरा जो एक ग्रुप है ज्योतिष का, उसमें निरंतर ये 2-3 बार डाल दिया इनने, तब मैंने कहा इस प्रकार का जवाब देंगे तो ही उचित रहेगा। ये चूंकि बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ हैं, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यदि आदरणीय बलराम जी श्रेष्ठ साहब निमच पधारते हैं तो बकायदा हम उनका सम्मान करेंगे, उनको चाय नाश्ता करा कर भेजेंगे। और यदि मैं वहाँ चला गया काठमांडू तो बलराम जी श्रेष्ठ साहब मुझे चाय नाश्ता कराकर और सम्मान सहित भेजेंगे। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। ये इसको कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में लड़ाई नहीं होती है, तर्क वितर्क होते हैं, कुतर्क नहीं होते हैं। तो अब देखिए, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं तो वे अपने तर्क रख रहे हैं। अब उसके बाद निरंतर हम आगे इस पर प्रोग्रेसिव रहेंगे और आपको भी लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।